नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी की कुंडली है? कुंडली की बात हम करते हैं, खासकर सनातन हिंदुत्व इस सब में विश्वास रखने वाले भाजपाई तो कुंडली के बारे में जानते ही होंगे। बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनती है और कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति देख करके ये भविष्यवाणी की जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि जब 40वें वर्ष में पहुंचेगा बच्चा तो उसके अच्छे दिन आएंगे, 50वें वर्ष में पहुंचेगा तो बेइज्जत होगा, 60वें वर्ष में पहुंचेगा तो तरक्की कर लेगा, 75वें वर्ष में पहुंचेगा तो नाक कटाएगा घूम घूम के दुनिया में। ये सब उसमें होता है कि किस फेज में कौन से ग्रह उच्च होंगे, किसका प्रभाव तेज होगा तो क्या असर होगा उसके जीवन पर। इसीलिए मैंने कहा कि क्या कुंडली है क्या मोदी की राहुल के पास? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का भविष्य 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले, कई बार साल 2 साल पहले बता देते हैं। अब बहुत सारे कहेंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं कि अरे वो पप्पू है। अब सोचो, अगर पप्पू बता दे रहा है किसी का भविष्य तो वो कितना बड़ा गप्पू होगा। उसका भविष्य अगर कोई पप्पू बता दे रहा है, ये दरअसल ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ये सिर्फ विजन है जो एक व्यक्ति को देख करके, उसके कार्यशैली को देख करके, उसके मिजाज को देख करके एक व्यक्ति को कहते हैं ना कि फला आदमी किसी को भी देखते ही समझ जाता है। तो शायद राहुल गांधी ने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की, दुनिया भर में घूमे टहले, उससे उनमें एक कला डेवलप हुई कि वो देख करके एक व्यक्ति को पहचान जाए। और अगर आप व्यक्ति पहचान लिए तो उसके ग्रह नक्षत्र आपको हमेशा दिखेंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है। बस व्यक्ति को पहचानना है। तो राहुल गांधी ने डरपोक को डिकोड कर दिया है, डरपोक को डिकोड कर दिया है। कैसे किया अभी हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। और 12 घंटे में इस बात पर मुहर भी लग गई है, क्योंकि एक तरफ अंतरराष्ट्रीय फजीहत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, और दूसरी तरफ 56 इंच की छाती वाले साहेब गजनबी के पीछे छिपे हैं। वो ब्लॉग लिख रहे हैं, गजनबी पर ब्लॉग लिख रहे हैं। और यकीनन वीडियो अगर आ जाए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाए तो यकीनन मैं बताता हूं उनके पन्ने और कलम के बीच में कम से कम 6 इंच का गैप होगा जब वो ब्लॉग लिखे होंगे। आपने कई बार उनको देखा होगा ना लिखते हुए, जब कहीं जाते हैं किसी महान विभूति के समाधि पर या कहीं भी ऐसे विशेष जगह पे, तो वहां पर जो है रजिस्टर में आदमी एंट्री मारता है अपना कि हम आए तो कैसा लगा। कई बार देश ने देखा है, रजिस्टर का पन्ना और उनके कलम के बीच में भरपूर गैप होता है, 2-4 इंच का गैप होता है। वो ऊपर ऊपर से ही लिख देते हैं। ये विधा वैदिक काल में भी नहीं था। ये वैदिक काल के पूर्व कभी रहा होगा तो सीधे वहां से ट्रांसफर हुआ साहेब, डायरेक्ट। कई सहस्त्राब्दियों के बाद एकदम सीधा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लाइए भैया, हमारे तो कहने के लिए इतनी कहानी है कि हम बहुत टाइम खा जाएंगे। हेमंत भाई ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जरा मैं आपको एक 2 विंडो दिखा देता हूं, सुनिए भैया, सुनिए। मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on that very quickly and it'd be People are very afraid bad of for that. them. क्या कहा राहुल ने? मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। और ट्रंप ने क्या कहा दूसरी तरफ? कि मोदी को पता था कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था, तो उन्होंने मुझे खुश किया। अब बताओ आप, इसी काम के लिए हम लोग बहुत बड़े ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं कि महाराज जी बताइए, गुरु जी बताइए क्या होगा भविष्य में। मुझे लगता है हमारा, आपका और किसी का राहुल गांधी बता ना पावे भले, लेकिन कहीं न कहीं से कुंडली लीक हुई है मोदी की। राहुल गांधी मोदी सब बता देते हैं, पूरा कुंडली की कब किसका क्या करेंगे। अब एक और क्लिप भैया सुनाइए, सुनाइए।
अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। चलिए, अब जब इंदिरा गांधी वाला किस्सा इसके आखिर में उभर ही गया है, तो भैया अगली वाली क्लिप भी सुनवाई दीजिए। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। देखिए, ये पूरी क्लिप तो हम आज नहीं सुने थे, उस समय सुने थे जब ये बोले थे, लेकिन आज हम लिख रहे थे तो पता नहीं क्या होता है, हमने लिखा ना डरपोक को डिकोड किया। इसमें आप सुने ना, डरपोक को डिकोड कर दिया। वाकई गजब है भैया, गजब। हमारा देश भी वाकई अमृतकाल में है। मैं थोड़ा सा और बस 1 मिनट और लूंगा भैया, अगला चला ले आइए जरा आगे स्क्रीन पर, कुछ चीज और देखिए। अब देखिएगा, जब पूरे दुनिया में आज एक ही चर्चा तमाम देशों में है, मैं कुछ हम लोग बाहर जो लोग रहते हैं उनसे भी कुछ लोगों से बातचीत होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की स्थिति पर बाहर रह के भी बड़े चिंतित हैं। वो सब कह रहे हैं कि आज दुनिया भर में चिंता है कि जो ट्रंप और जिस तरीके से सीनेटर ने भारत को बेइज्जत किया है उसकी चर्चा है। मोदी जी देखिए क्या कर रहे हैं। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल, मोदी ने लिखा यह विध्वंस नहीं हमारे स्वाभिमान की गाथा, मिटाने वाले खत्म हो जाते हैं। ब्लॉग लिख रहे थे, बताओ आप, ब्लॉग लिख रहे थे ये, जब देश का अपमान हो रहा था तो ये ब्लॉग लिख रहे थे। गजब हालत। और ब्लॉग भी मैं दावे के साथ कहता हूं, खाली टेलीप्रॉम्प्टर हटा दिया जाए गजनवी के बारे में, ज्यादा नहीं, 1.5-2 मिनट, आधा घंटा कह देंगे तो बुखार आ जाएगा। 1.5-2 मिनट गजनवी के बारे में चर्चा कर ले मोदी जी। अरे मुझसे छोड़ दो, किसी और से ही बोल देता हूं, कोई भी जो इतिहास का छात्र हो उसे कर ले। गजनवी पे ब्लॉग लिखे हैं, बताइए, इनको लिखने के लिए भी गजनवी मिल रहा है। गजनवी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर नेहरू पा जाते हैं।
नेहरू पा जाते हैं तत्काल। बताओ आप। चलिए हेमंत भाई के पास चलते हैं, फिर आपको कुछ और रिएक्शंस भी सुनवाएंगे। हेमंत भाई, आज साहब ने ब्लॉग लिखा है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद मुझे लगा कि इतिहास ओवरफ्लो कर जाएगा तो मैंने बंद कर दिया उसी पे। राहुल गांधी, ये कैसे, आप तो कांग्रेस को कवर किए हो, करीब से देखे हो, मैं तो भाई करीब से देखा नहीं हूं। ये राहुल गांधी ने क्या कुछ कामाख्या मख्यम जाके सिद्धि उद्धि हासिल की है क्या? ये कैसे जान जाते हैं कि ये डरपोक कौन है, कौन किसके सामने सरेंडर करेगा? ये सब कैसे पता चलता है भाई? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। कई बार आपके सवाल धर्म संकट में डाल देते हैं। भाई राहुल गांधी की भविष्यवाणी आपको इसलिए याद है क्योंकि वो करंट में डेली डे इन एंड डे आउट इनको एक्सपोज करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी आपको याद है किसने की थी? पहली भविष्यवाणी डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जब मैंने इंटरव्यू किया, जब मैंने हिंदी का पहला अखबार वाला था जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1-on-1 इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने पता है क्या कहा आपको? नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर विल बी डिजास्टर फॉर द कंट्री, कोट। ठीक, पहली मुख्य भविष्यवाणी वो थी। उसके बाद 2 इंटरव्यू मैंने जिस तरीके से किए, उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी, सब पे उन्होंने बोला था, रोजगार पे बोला था, महंगाई पे, सब पे बोला था। राहुल गांधी को आपको देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी चीज क्या है, किससे किसका मुकाबला है। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के, पप्पू स्थापित करने के प्रोजेक्ट पे खुद राहुल गांधी बता चुके उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को पप्पू बताने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। मोदी जी देखिए बहुत प्रोफेशनल आदमी है ब्रांडिंग के। 2002 से उन्होंने एक ही काम किया है, वो है फर्जी ब्रांडिंग, वो और उनके रणनीतिकार। तो मोदी जी बड़े प्रोफेशनल है, वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं और साथ में राहुल गांधी की बतौर पप्पू भी ब्रांडिंग करते हैं, तो खर्चा डबल हो जाता है। जो पोमेरियन मोदी जी को 56 इंची बताते हैं, वो साइमल्टेनियसली राहुल गांधी को पप्पू बताना नहीं भूलते। तो एक ये प्रोसेस है और ये प्रोफेशनल सिस्टम है मोदी जी का। उसमें आप समझिए मजेदार चीज क्या है, जो भी पोमेरियन मीडिया, जो भी प्रचार पत्र जो आप सुबह से शाम तक देखते हैं, उनकी बल्ले बल्ले है। अगर केवल मोदी को एस्टेब्लिश करना हो तो आपको 100 रुपए मिलेंगे मान लीजिए, और अगर दूसरे को पप्पू करना है तो फिर हो सकता है 250 मिले। भाई आशीष जी की खबर छापने में तो कोई समस्या नहीं, मुझे छाप दूंगा। किसी को नेगेट करने के लिए अगर मुझे डबल मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? तो आज का तो जो हमारा पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी यही सच्चाई है ना, जो पूरा मीडिया को मोदिया बनाया आपने, उसका एक ये पूरे का पूरा सिस्टम है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कुछ कहा था वो एक अलग पक्ष। मैं चंद शब्दों में आपको राहुल गांधी का बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने केवल एक ट्रंप को लेकर के भविष्यवाणी नहीं की, जो उनको पप्पू बताने के बाद की बात कर रहा हूं। पप्पू उन्होंने 2013 में पीएम पद का घोषित दावेदार होने के बाद पप्पू का शब्द आया और वो सारी चीजें हुई। वो कहां से आया वो भी एक सवाल है। मुख्य तौर पर राहुल गांधी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मोदी को लेकर के, व्यक्ति के तौर पर नहीं, हर मुद्दे को लेकर के उन्होंने भविष्यवाणी की। पहली भविष्यवाणी उन्होंने की 2016 में नोटबंदी को लेकर के। याद रखिएगा क्या कहा था, ये अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी और हमारा एमएसएमई कहीं का नहीं रहेगा। परिणाम देखिए, जीडीपी आधी हो गई और बहुत सारे हर क्षेत्र के अंदर नेगेटिव प्रभाव है, हर क्षेत्र। कृषि कानूनों से पहले सरकार बनते ही मोदी जी अपने फाइनेंसरों के लिए लाए थे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। राहुल गांधी ने सिंगल हैंडेडली उसको वापस कराया। संसद के अंदर, संसद के बाहर बट्टा परसौल, बाइक पे जाना, ये वो सारा। कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन किया किसानों ने, सैल्यूट्स टू देम। लेकिन उन्होंने पहले दिन ये कहा था, जिस दिन कृषि कानून आए और जिस तरीके से पास किए गए, उन्होंने क्या कहा था कि इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। 2021 में कानून हुए कि नहीं वापस, और क्या कहा गया कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। ये दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है कि पप्पू कौन है और गप्पू कौन है। देखना ना देखना उनका काम। कोविड-19 की जो महामारी थी आशीष भाई, उसमें राहुल गांधी ने क्या चेतावनी दी थी कि ये महामारी एक सुनामी की तरह आएगी और आप अभी से तैयारी कर लीजिए। फरवरी 2020 में उन्होंने कहा था। लाखों मौतें हुई देश में, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो गई, ऑक्सीजन के कारण लोग मरे, और सरकारी तैयारी आपको कहीं नहीं दिखी। उसके बाद राहुल गांधी, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं,
अडानी के स्कैम्स और उसके क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर के कितनी बार बातें करते हैं कि कैसे वो फाइनेंसिंग होती है, कैसे क्या खेल हो रहा है, सारी की सारी चीज। उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आपने देख ली, तमाम स्कैम्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक। फिर आप आ जाइए चुनावी बॉन्ड्स को लेकर के। उन्होंने इसको पहले दिन से, जब ये पास कराया दिवंगत अरुण जेटली जी ने, पहले दिन उन्होंने ये कहा था कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा। और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया कि नहीं बताया, और इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए, असंवैधानिक बताया। ये अलग बात है कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच कराने की, जो क्विड प्रो को है, चंदे के बदले धंधा, उसकी जांच कराने से गुरेज किया। उसके भी तमाम कारण थे, राज्यसभा में कोई गया, क्या हुआ, आपको भी पता है, सारे दर्शकों को पता है। फिर जो सबसे बड़ा यू टर्न आपने देखा वो है जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने संसद के अंदर क्या कहा था कि अब मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, इसी संसद के अंदर हम जातिगत जनगणना का बिल लेकर के आएंगे। बात है कि नहीं? जो बीजेपी, जो आरएसएस इस जातिगत जनगणना को लेकर के पानी पी पी के राहुल गांधी को कोसती थी, ऑल ऑफ ए सडन पहलगांव के बाद देश इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान से बदला लेंगे। ऑल ऑफ ए सडन मोदी जी ने घोषणा कर दी 2025 में कि सरकार इस पर सहमति जताई और इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। सारे देश ने देखा। फिर आप विदेश नीति पे आ जाइए और सारे का सारा टैरिफ नीति पे आ जाइए। राहुल गांधी पहले दिन से चेतावनी दे रहे थे कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था, रक्षा और विदेश नीति को बर्बाद कर रही है। मोदी ट्रंप के सामने हर हालत में झुकेंगे, ये उन्होंने लगातार कहा। ट्रंप के टैरिफ प्रस्तावों को देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पे उनकी टिप्पणियों को देख लीजिए, रूस से तेल को देख लीजिए, हर बात पर सही साबित हुआ। जीएसटी जब लाए, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि 18% मैक्सिमम कैपिंग रखिए आप, वरना ये बर्बाद कर देगा सारे के सारे सिस्टम को। अब मोदी जी करोड़ों रुपए रियायत के नाम पर विज्ञापनों पर खर्च करके अपना सिस्टम ठीक करने की कोशिश करे। हुआ नहीं ठीक, लेकिन एक कॉस्मेटिक चेंज करके वोट जुटाने की कोशिश की। ठीक। वोट चोरी की बात उन्होंने कब से शुरू की, चुनाव में पारदर्शिता को लेकर के उन्होंने कब से बात की, मतदाता सूचियों में हेराफेरी की बात कब से की, हर चुनावी दंदली को, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन, फर्जीवाड़ा, सारे का सारा आज पूरा देश देख रहा है। 2019 में जिस तरीके से सरकार बनी, अब तो सब कुछ सामने आ गया। वोटर लिस्टों में बेसिकली क्या है कि लोग ईवीएम के पीछे, मशीन के पीछे पड़े रहे, खेल तो कहीं और था वोटर लिस्टों के अंदर। मतलब आप नोटबंदी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देश में लॉकडाउन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी आए कर दो, आप ट्रंप के सामने सरेंडर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धुआंधार अपना मस्त सरकार आपकी ही बनेगी और किसी की बनेगी नहीं। अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी लगातार पहले दिन से वो ये बात उठा रहे हैं, लगातार। उसकी कोई भी बात झूठी निकली हो तो आप बता दीजिए। बेरोजगारी दर देख लीजिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है। तो उसके बाद राहुल गांधी को, फिर भी राहुल गांधी पप्पू भक्तों की नजर में, असल में वो जो अंध भक्त है ना, उनकी गाइडिंग लाइट अगर कोई है तो उसका एक ही नाम है राहुल गांधी। इस देश के अंदर जिसने हर विवादास्पद मुद्दे पर, मुद्दा शुरू होते ही पहले चेताया, पहले, और उसने खुद कहा कि मुझे पप्पू कहने में किसी को कोई आनंद आता है तो आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम है विपक्ष के नेता के नाते मैं लोगों को सच्चाई बताऊं। ये जो आज आपने जो क्लिप्स दिखाए हैं, ये जो आज क्लिप्स दिखाए, और एक कार्यक्रम में आज हमने एक प्रधानमंत्री की बात की, 6 लाख की आबादी वाले देश की, 60 लाख की आबादी वाले देश की, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर आशीष भाई, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली से भी आधी से भी मेरे ख्याल 1/3 से भी कम आबादी है, बहुत कम, एक तिहाई कहां आप कह रहे हैं। और तो एक महिला सीधे ट्रंप को चेतावनी दे रही है वो, ठीक, आज। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने निक्सन के साथ क्या किया, वो इतिहास की बात है, कैसे बांग्लादेश बनाया, समकालीन इतिहास में दुनिया का भूगोल बदल के दिखाया। ठीक। इंदिरा गांधी तो देश विरोधी है, मोदी जी और संघियों के शब्द उसमें, और मोदी जी राष्ट्रवादी है। क्या किया मोदी जी ने, आज लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है कि जो रशिया से तेल खरीद रहे थे उसमें 31% बाई वॉल्यूम और 38% बाई कॉस्ट घटा दिया है तेल हमने रशिया से। ये 56 इंची हुआ। और वो भाई साहब क्या कह रहे हैं एयरफोर्स 1 में खड़ा होकर के, ये दिल मांगे मोर, यही मतलब है उसका कि मैं खुश नहीं हूं, उसको पता है मुझे खुश करना उसकी
जरूरी है उसके लिए मुझे खुश करना। वो शहंशाह है, हम उसके कारिंदे हैं। दिस इज व्हाट ही मीन्स टू से। और उस सब के बावजूद देखिए त्रासदी, देखिए भारत की, वो सब इतना सब होने के बावजूद 12.5 साल में आप डंकापति हो, आप 56 इंची हो, आप राष्ट्रवादी हो, ठीक, आप विश्व गुरु हो, पूरी दुनिया में आपसे पूछे बिना परिंदा पर नहीं मारता, एक ये नैरेटिव है। और जो भी सवाल पूछे वो राष्ट्रद्रोही है। हमारे जैसे सारे हम सब राष्ट्रद्रोही है, और क्या है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलता है, ठीक। तो नैरेटिव देखिए, और ये पोमेरियन मीडिया की सबसे बड़ी सफलता ये है कि उन्होंने इस देश को, एक जो आदमी फॉरेन रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल बंदे को, उसको तो पप्पू घोषित कर दिया, स्थापित। और मोदी जी जो 2 लाइन नहीं लिख सकते, आई चैलेंज यू, 2 लाइन लिखवा के दिखवा दीजिए किसी भी भाषा में, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 3 लाइन बुलवा दीजिए। दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर, भक्तों से पूछ के देखो, सबसे बड़े ऑरेटर। दिल्ली की रैली है ना आपको, रोहिणी में और तमाम जगह पे टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, तो यार मंच पे तो आप शुरू ही कर रहे थे, भाषण शुरू ही कर रहे थे, तो उस भाषण में स्वागत क्या शुरुआत करते हो आप, मंच पर मौजूद मेरे ये साथी, इतने टेलीप्रॉम्प्टर रिज्यूम हो जाएगा, वहीं ठिठक गए, टेलीप्रॉम्प्टर ऑन नहीं हुआ, अपने साथियों के भी नाम नहीं ले पाए, रुक गए बिल्कुल, पॉज। और कितनी खिल्ली उड़ी, और एक जगह नहीं उड़ी, ये 20 बार हो चुका है। तो इतने बड़े टेलीप्रॉम्प्टर रीडर को आपने दुनिया का सबसे जबरदस्त ऑरेटर, मुंहबोली गजब बोलते हैं भाई साहब, एक शब्द तो बुलवा के दिखवा दो, एक शब्द बुलवाइए कहीं। आपने देखा विदेशों के अंदर, अब एक आध वीडियो आ गई दूसरे विदेशी सोर्सेज से कि आप, उन्होंने पूछा आपसे आप कब आए, ये भी, इस बात का भी जवाब आपका कौन दे रहा है, इंटरप्रेटर। आपने हिंदी में बोला इसका तो जवाब मैं और आप, अंग्रेजी इतनी छोटी मोटी तो हम भी जानते हैं। और उसके बावजूद मतलब पूरी दुनिया के नेता मोदी जी की तरफ देखते हैं। एक वीडियो आपकी प्रिय एजेंसी ने आज तक मोदी जी का कभी विदेशी नेताओं के साथ संवाद करते हुए देखा है? एक वीडियो बातचीत का, हा, यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर नाउ इट इज, हा। आपको याद है जब G20 में बाइडन आए थे यार, वो एक वीडियो आ गया था, बाइडन अपनी बात कह रहे थे कि टोस्ट कैसे करते हैं, अल्कोहल हो तो और नींबू पानी हो तो। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी, बीच में हंस पड़े, क्योंकि अंग्रेजी से कोई वास्ता नहीं। तो बाइडन ने क्या कहा कि ही थिंक्स आई एम किडिंग, आई एम नॉट। बाइडन झेप गए, इनको कोई, ये अपने ठाका लगा रहे थे, और सारे G20 के सारे नेता वहां पर थे, बैंकेट चल रहा था भाई। ये डंका है आपका इनके आशीष भाई इनके सांसद हैं, उन्होंने लिखा था खीखी हंस देले रिंकिया के पापा, सांसद है, उसी से बहुत फेमस है उससे। तो मुझे वही याद आ गया कि उनको गाने में जो है सुधार कर लेना चाहिए थोड़ा सा, हा हंस दिले, अब किसके पापा हो तो अपने आप तय कर ले। नहीं, भक्तों के पापा भाई, गाना पूरा करो। इसमें क्या है? हंस दिले भक्तों के पापा। आपने, लेकिन आप बहुत रियायत दे दिए, आपको भी लग रहा है सुरोज का पैसा तो आपके भी पास आता है ना? हाँ, डॉलर्स। अब ये न कह देना कि मैं ही सरोस हूं। तो ये 3 लाइन जो है, आपने कहा कि टीपी बंद कर दो तो 3 लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, आपने बहुत ज्यादा बोला 3 लाइन। टीपी बंद होने के बाद आपने रोहिणी वाला एग्जांपल भी दिया, टीपी बंद होने के बाद अपना नाम नहीं ले पाते, वो निर्भरता हो जाती है। तो टीपी, हाँ, और लिखने कह रहे हैं आप 2 लाइन, ब्लॉग पूरा लिख मारा है। वो बेसिकली पुराने आदमी है, पुरानी चीजों को नानक और गुरु गोरक्षनाथ और कबीर सब साथ में बैठ के चर्चा कर रहे थे। वो लिखा है ना कि कागज को नहीं छुआ, मतलब जो है, और स्याही कलम उठाई भी नहीं, और लिख दिया महाकाव्य। ब्लॉग लिख दिया है, अभी इतना बड़ा ब्लॉग लिख दिया गजनबी पे। अब सोचिए दुनिया के इतिहासकारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ब्लॉग पूरा लिख दिया है, अब इसको छपवा करके और इस अगले साल NCERT में शामिल करवा देना है। बस इतना काम करना है, मैं चलो 2 बाइटें सुनवा देता हूं, भैया सुनवा दीजिए तो।
कुछ कुछ जो रिएक्शंस हैं, हालांकि जो न्यूज एजेंसियां उन्होंने पूरी दूरी बना रखी है इस खबर को। भारत में एक नया फॉर्मूला आया है ना कि खबर को अपनी मौत मर जाने दो, सुप्रीम कोर्ट से ही आया था। तो जो है इस खबर को अपनी मौत मर जाए, इस चक्कर में कोई पूछ ही नहीं रहा है कहीं पर। एक दो फुटकर में आई है, सुनवाइए। You know, unfortunately, President Donald Trump seems to have declared an all-out trade war against India. We in the opposition stand united with the government in saying that when India is under attack, there are no political parties. We oppose these unilateral tariffs and ask why they are being imposed on India and not on other countries like China, which are also importing Russian oil. More importantly, I think it's a question the world is asking, that if the United States can take over Venezuela for its oil and engage in undemocratic practices to secure Venezuelan oil, then what right does the United States have to turn to India and say that we cannot import oil from Russia because we are supporting an undemocratic regime? So I think the hypocrisy must end and India must stand united against these new tariffs. What do you think the reason behind that taking the Venezuela president Nicolas Maduro? Because he himself said that we are doing this for the sake of oil. You know, I think it's incredibly concerning. I think India's foreign policy stance has been that territorial sovereignty must be respected at all costs. This is because China has repeatedly interfered with our territorial sovereignty in Arunachal Pradesh. It's because Pakistan has repeatedly interfered with our territorial sovereignty in Kashmir. And it is because multiple attempts have been made to sort of infringe upon our territorial sovereignty in areas from Punjab to the northeast. Right? So when the question of the invasion, or rather the toppling of a Venezuelan government, comes into play, India must be very clear that territorial sovereignty needs to be protected, because India has been one of the few countries that has stood up for rule of law and an international world order based upon territorial sovereignty ever since the non-aligned movement, ever since Pandit Jawaharlal Nehru. So I think we need to be very strategic in our response. I think the United States has taken the decision it has taken because unfortunately international law does not seem to apply anymore. And I think as a world community, we should all be very concerned, because once the rules start breaking apart, then you'll see chaos emerge on the international stage. And that's good for nobody, not for the United States, not for India, not for Venezuela. Okay, talking about the Bangladesh country, we have seen that the BCCI Secretary Devajit Saikia has said that the KKR franchise. क्रिकेट पर चले गए, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय वो भी भारत के लिए। देखने में ये नेता शरद पवार की पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, देखने में बहुत कम उम्र लगती है, बहुत यूथ है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातें कही ना, इस युवा नेता से ट्यूशन लेना चाहिए। इन भाजपा को ट्यूशन लेना चाहिए, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी से लेकर के जो चर्चा, क्या भारत का स्टैंड होना चाहिए, आप बताइए। ये युवा नेता, देश में काबिल लोग हैं, लेकिन हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, ये दौर ऐसा है कि काबिल तो दिखेंगे ही नहीं, जितने नाकाबिल हैं वही जो है तकदीर लिखेंगे देश की और तस्वीर बनाएंगे आड़ी तिरछी। एक और सुना दीजिए प्रमोद तिवारी को कांग्रेस की तरफ से। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र। भारत का इतिहास रहा है आजादी के बाद कि हमें जहां सस्ता ईंधन मिलता रहा है हम खरीदते रहे। ये नेहरू और इंदिरा का बनाया हुआ संबंध था कि सोवियत रूस और अरब देश बिना टेंडर के हमें सस्ता ईंधन देते रहे। भारत को पूरा अधिकार है कि अगर सोवियत रूस उसे सस्ता ईंधन दे तो खरीदे। अमेरिका कौन होता है हमारे हितों में बोलने वाला? मोदी जी की कमजोरी का फायदा वो जरूर उठा रहा है, क्योंकि वो जाके नारा लगा के आ गए थे, अगली सरकार ट्रम्प सरकार। बताइए, ये हालांकि इनसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुझको लगता है तथ्यात्मक पिछली वाली बाइट थी, अंग्रेजी वाली। हेमंत भाई, कंक्लूड करिए चर्चा को। साहेब कैसे, कब हिम्मत आएगी? कुछ है उम्मीद या इंतजार किया जाए? @75 आशीष भाई @95 कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है? कौन तो पूछ रहा है, कौन बता रहा है? ठीक, मैं तो आपको कह रहा था एक ही बात कि ट्रम्प को ही बताना पड़ेगा कि वो भारत से खुश क्यों नहीं है और वो भारत से खुश कैसे होंगे, क्योंकि हमारे वाले तो बताने की हिम्मत नहीं। हमारे वाले तो नाम ही नहीं लेते ना।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप मोदी जी के मुंह से ये कहलवा दीजिए, ट्वीट करेंगे, उनका फोन आया ना कोई तो उसको तत्काल ट्वीट करेंगे, रिट्वीट करेंगे, वो सारा काम कर देंगे, एक शब्द अपनी तरफ से वैल्यूएडिशन नहीं करेंगे। ये है आपके डंकापति 56 इंची की हकीकत, मजबूत प्रधानमंत्री की हकीकत। 1947 से लेकर के भारत तमाम दौर से गुजरा, बहुत एक से एक मजबूत बहुमत वाले लोग भी प्रधानमंत्री रहे, गठबंधन की सरकार वाले लोग भी प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको मौन मोहन सिंह कहते थे, ये उन्होंने, वो जो हमारी एक डिप्लोमेट थी देवयानी खोड़बगे, उसका जब उसके साथ अमेरिका ने बदतमीजी की तो अमेरिकन एम्बेसी का क्या हल किया था आपको याद है? तरसा दिया था भाई साहब, घुटनों पे आ गया था अमेरिका, सब हटा दी, सारी सिक्योरिटी हटा दी। ठीक, आप न्यूक्लियर डील पे देख लीजिए, न्यूक्लियर डील पे नहीं झुके, अपनी शर्तों पे न्यूक्लियर डील कराई। यही भाजपा उस टाइम न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पे संसद में चलने देती थी, आज मोदी जी न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को डाइल्यूट करने में संसद में करवा दिया डाइल्यूट। किसके लिए? अपने फाइनेंसर के लिए। तो ये भाजपा, ये आरएसएस, ये व्यक्ति विशेष जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक समूह है जो आरएसएस के 100 साल के सपने को साकार करने के लिए इस देश को बनाना रिपब्लिक बना रहा है, कोट अनकोट। एक नहीं, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं, ये कार्यक्रम सुबह तक चल सकता है। ये केवल हम सब लोगों को आंख खोल करके, आज का घटनाक्रम पता है आपको? 5 साल 3 महीने से बिना मुकदमे के जेल में पड़े शर्जिल को जमानत नहीं मिलेगी। सुन लीजिएगा बात पूरी, शर्जिल जमानत नहीं मिलेगी। और जो कन्विक्टेड है उम्र कैद में, जो कन्विक्टेड है साध्वियों के साथ दुष्कर्म में, वो व्यक्ति आज 15वीं बार पैरोल पर रिहा हुआ है, कन्विक्टेड। 5 साल 3 महीने से वो व्यक्ति जेल में, जिसके खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, 63 महीने से। और ये महोदय ये आज 15वीं बार पैरोल पे कहां गए? जहां पर उसी आश्रम में, सिरसा वाले आश्रम में, जिसके आरोपों के चलते उनको सजा याफ्ता है। ये नया भारत है। और केवल ये यहीं तक नहीं है, ये अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। कोई बेंच फैसला देती है एक मामले में, और वही बेंच उसी दिन मुख्य फाइनेंसर को, समझ जाए, दर्शक पढ़ लेंगे। नया भारत है आशीष भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। सारी स्थिति आ रही है देश के सामने। डंकापति का ढोल जमीन पे फट चुका, कल रात को आकाश में फटा, एयरफोर्स 1 में। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, चिंता केवल इस बात की है कि मेरे देश का अपमान हो रहा है, केवल इस बात की चिंता है। क्या आम भारतवासी इस बात को सोच पाएगा? इतना सा सवाल है। क्या चिंता करोगे आप? हम तो एक ही बात अभी भी कह रहे हैं। मैं रोज एक बात कहता हूं, किसी को मानना हो, जो हमको कहे, जो भी कहना हो कर ले हमको। हम लोग को कहने से अगर देश सुधरता है तो हम तैयार हैं, जो कहना हो कहो। हमें नरेंद्र मोदी से और कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी बस एक काम कर दे, एक ही काम, एक लाइन पकड़ ले, बाकी कुछ नहीं। जैसे भाषणबाजी करते हैं वो भी ठीक है। देश की संप्रभुता के लिए, देश की संप्रभुता को ताक पे रखकर उसकी कीमत पर एक्स्ट्रा सर्विस देना बंद कर दे, बस। ये जो एक्स्ट्रा सर्विस की आदत पड़ गई है भाजपाइयों को ना, ये देश के लिए अब खतरा पैदा हो गया। अभी देश के भीतर ही खतरा था, अब देश के लिए खतरा बन चुका है एक्स्ट्रा सर्विस। किसी को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो आप? नहीं मोदी जी, ना ना ना, ये गलत है। आप किसी को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दे सकते हो। और आपकी एक्स्ट्रा सर्विस से अगर भारत की संप्रभुता पर बट्टा लग रहा है, तब तो कतई नहीं। आप निजी तौर पर भारत के प्रधानमंत्री पद पे न रहो, आप एक्स्ट्रा सर्विस सरचार्ज के साथ दो किसी को, हमें नहीं फर्क पड़ता है। एक्स्ट्रा सर्विस दो, सरचार्ज लगा दो, उस पे एजुकेशन सेस लगा दो, सब सर्विस दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। पेट्रोल सेस लगाओ, डीजल सेस लगा दो, जो सरसों तेल का सेस भी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन आप प्रधानमंत्री के रूप में संप्रभुता से खिलवाड़ करते हुए और किसी को खुश रखने के लिए अगर एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो, तो ये सर्विस बंद करना होगा, पक्का बंद करना होगा। इजाजत दीजिए हमें।
धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।